आगे देखो अकाउंट में हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल का मतलब क्या है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हिडन छुपी हुई गुडविल, ठीक है, गुप्त ख्याति। इसका मीनिंग नई फर्म की कुल आवश्यक पूंजी का कुल वर्तमान पूंजी पर आधिक्य गुप्त ख्याति कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लो जो नया पार्टनर है वो 1/5 शेयर के लिए 20,000 कैपिटल लाया, तो इसका मतलब टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 20,000 × 5 1 लाख रुपये। लेकिन अगर हमारी फर्म की कैपिटल उससे कम बढ़ रही है तो जो डिफरेंस है वो गुडविल कहलाएगा। इसका उद्देश्य हिडन गुडविल निकालने का, कई बार प्रश्न में नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली ख्याति की राशि स्पष्ट रूप से नहीं दी हुई होती है। ऐसी स्थिति में ख्याति की गणना लाभ हानि अनुपात या पूंजीकरण विधि के आधार पर की जाती है। इसकी गणना इस प्रकार से की जाती है। फर्स्ट है नई फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करना। ऐसी दशा में नए साझेदार की पूंजी को आधार मानकर नई फर्म की कुल पूंजी ज्ञात की जाती है। नई फर्म की कुल वर्तमान पूंजी ज्ञात करना। इस दशा में समायोजन के बाद की समस्त साझेदारों नए साझेदार समेत की पूंजी जोड़कर कुल वर्तमान पूंजी ज्ञात की जाती है। और ख्याति का निर्धारण नई फर्म की कुल आवश्यक पूंजी का कुल वर्तमान पूंजी पर आधिक्य ख्याति का मूल्य होता है। तो लेखांकन व्यवहार सामान्यतः ये पद्धति तभी लागू होती है जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद नहीं लाता। अतः सूचना के अभाव में नए साझेदार के चालू खाते को डेबिट किया जाता है और त्याग करने वाले साझेदारों के पूंजी खातों को क्रेडिट किया जाता है। नए साझेदार के करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है और त्याग करने वाले साझेदारों के पूंजी खातों को क्रेडिट किया जाता है। इलस्ट्रेशन देखो हिडन गुडविल का। ए और बी पार्टनर हैं, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल है 90,000 और 1 लाख, ठीक है। दे डिसाइड टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर के लिए। सी आया है 1/4 शेयर के लिए। सी इज टू ब्रिंग इन ए सम ऑफ ₹80,000 एज हिज कैपिटल। 80,000 वो अपनी कैपिटल के लिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो अमाउंट ऑफ गुडविल निकालना है। तो देखो अमाउंट ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे हम। सी का हिस्सा 1/4 है। 1/4 शेयर के गुडविल 80,000 है, वो कैपिटल के लिया है। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 80,000, क्योंकि वो 1/4 शेयर के लिए 80,000 रुपये लिया है। तो टोटल कैपिटल फर्म की इसका मतलब है 80,000 × 4 3 लाख है, 20,000 रुपये होने चाहिए। टोटल कैपिटल शुड बी, इसका मतलब होनी चाहिए। अब वास्तव में एक्चुअल कैपिटल कितनी है। एक्चुअल कैपिटल देखो 90,000 ए की, 1 लाख बी की और प्लस 80,000 सी की। सी लाया अपने से की, तो ये टोटल होगी 8 9 17 1 70 2,70,000 रुपये, ठीक है। तो हिडन गुडविल फिर कितनी होगी। हिडन गुडविल टोटल थी 3,20,000, 3,20,000 माइनस 2,70,000, तो ये हो गए 30 और 20 50,000 रुपये हिडन गुडविल, ठीक है। समझ किस तरह से निकालनी है। अब अगला ए और बी दो पार्टनर हैं 3:2 के रेशियो में। उनकी कैपिटल्स है 1,60,000 और 1 लाख। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर। सी आया है न्यू पार्टनर और सी ब्रिंग्स इन ₹1,20,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर के लिए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड पास जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट।
ठीक है। ये नहीं क्या रखा, सी केवल अपने हिस्से की 1/5 शेयर के लिए 1,20,000 कैपिटल लाया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, न्यू रेशो निकालना है और गुडविल के लिए एंट्री करनी है। ठीक है, सबसे पहले न्यू रेशो देखो हमारे कैसे निकलेंगे। ए का बी का शेयर 3:2, सी का है 1/5, तो रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1 - 1/5 4/5। इस 4/5 को जो ए और बी हैं वो 3:2 में बांट लेंगे। तो ए का न्यू शेयर हो जाएगा 4/5 गुणा 3/5 12/25। बी का न्यू शेयर हो जाएगा 4/5 गुणा 2/5 8/25। तो 12/25 8/25 और 1/5 तो 12 8 और 5, ये हो गया न्यू रेशो। ठीक है, एक चीज़ निकल गई हमारी, और जो सेक्रीफाइंग रेशो है वो वहीं रहेगा 3:2। सेक्रीफाइंग रेशो अगर नए पार्टनर का केवल ये दे रखा है इतना हिस्से के लिए आया है, तो जो ओल्ड पार्टनर है वही सेक्रीफाइंग रेशो होता है। वैसे न्यू रेशो निकाले, अब न्यू में से ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे सेक्रीफाइंग रेशो तब भी यही आएगा, तो इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 1/5 शेयर के लिए अगर कैपिटल लाया है वो 1,20,000, तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। टोटल कैपिटल 1,20,000 गुणा 5 6 लाख रुपए होनी चाहिए। अब एक्चुअल कैपिटल हो जाएगी 1,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000, तो हो गया 1 2 3 3,80,000। तो बाकी क्या हो जाएगी, हिडन गुडविल। तो 6 लाख माइनस 3,80,000 2,20,000 हिडन गुडविल होगी। उसमें से नए पार्टनर का हिस्सा निकाल दोगे, सी का शेयर हो जाएगा गुडविल में 2,20,000 का 1/5, तो 5 चौक 20 5 चौक 20 44,000 हो गया। अब 44,000 से एंट्री क्या हो जाएगी, सी करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाया इसलिए करंट अकाउंट को डेबिट करोगे, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। 44,000 को उनका सेक्रीफाइंग रेशियो 3:2 है, 3:2 में बांटोगे। 44,000 गुणा 3/5 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, तो ये हो गया 3 अट्ठे 24 3 अट्ठे 24 और 2 26 और 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 और 1 17 26 400 और 17 600। ठीक है, ये हो गया हिडन गुडविल का क्वेश्चन। अब आगे देखो, अगला मेथड है संपत्तियों और दायित्वों का लेखांकन व्यवहार। संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन हेतु लेखांकन व्यवहार, इवेल्युएशन अकाउंट। तो ये सेकंड चैप्टर में भी करवा चुके हैं हम, थोड़ा बहुत है, अब उससे आगे हैं संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन हेतु लेखांकन व्यवहार। नए साझेदार के प्रवेश के समय यह जांच पड़ताल आवश्यक है कि पुस्तकों में संपत्तियों और दायित्वों के जो मूल्य दिखाए गए हैं वे उचित हैं या नहीं। पुराने साझेदार भी ये चाहते हैं कि संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन होने से जो लाभ या हानि हो उसका उचित लेखा किया जाए। अतः संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में होने वाली वृद्धि और कमी के लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाता है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की तरह बनाया जाता है, जिससे लाभ या हानि ज्ञात होती है। अब पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है। नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि को पुराने साझेदारों के पूंजी खातों या चालू खातों में उनके पुराने लाभ वितरण अनुपात में समायोजित किया जा सके।
और नए साझेदार पर इस लाभ आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब पुनः रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नाम मात्र का खाता है। नॉमिनल अकाउंट है जो लाभ आने खाते की तरह बनाया जाता है। नाम मात्र खाते के नियमानुसार ही हानियों को डेबिट और लाभों को क्रेडिट किया जाता है। इसलिए ये खाता संपत्तियों के मूल्य के घटने और दायित्वों के राशि में वृद्धि होने वाली राशि की डेबिट किया जाता है और संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्वों की राशि में कमी से होने वाले लाभों की राशियों से क्रेडिट किया जाता है। मतलब अगर एसेट बढ़ती है, एसेट कम होती है, रिवैल्यूएशन की डेबिट में दिखाया जाता है। एसेट बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में दिखाया जाता है। ठीक है। अगर जो लाइबिलिटी है उसका उल्टा हो जाएगा। अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट में आ जाएगी, लाइबिलिटी कम होती है तो क्रेडिट में आ जाएगी। यदि पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक है तो लाभ होता है, और यदि डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक होता है तो हानि होती है। पुनर्मूल्यांकन के लाभ या हानि को पुराने साझेदारों में उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करने के लिए निम्नलिखित की जनरल प्रविष्टियाँ की जाती हैं। संपत्तियों का मूल्य कम होने पर, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रिवैल्यूएशन की अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको डेबिट में दिखाया जाता है। तो अब देखो ऊपर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। देखो ऊपर हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब एसेट कम होती है उसको डेबिट में लिखते हैं। तो मान लो एसेट कम हुई, इसके डेबिट में लिखा है, एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, यही है संपत्तियों का मूल्य कम होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट बाय नेम। मतलब अगर फर्नीचर कम हो रहा है तो टू फर्नीचर, अगर मशीनरी कम हो रही है टू मशीनरी, जितनी कम होगी उतनी। अब संपत्तियों का मूल्य बढ़ने पर, अब संपत्तियों का मूल्य बढ़ा तो उसको क्रेडिट में लिखा जाता है बाय एसेट्स। तो मान लो मशीनरी बढ़ी है तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, यही है संपत्तियों का मूल्य बढ़ने पर है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। दायित्वों का मूल्य बढ़ने पर, अगर दायित्वों का मूल्य बढ़ जाता है तो उसको रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिखा जाता है। तो यहाँ जाएगा टू लाइबिलिटीज। ठीक है, तो लाइबिलिटी बढ़ गई, एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। अगर दायित्वों का मूल्य कम हुआ है तो उसको यहाँ लिखेंगे हम। तो बाय लाइबिलिटी एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, उसके बाद अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो एसेट का मतलब एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ गई तो मान लो अनरिकॉर्डेड एसेट है, यहाँ लिखेंगे हम बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। मान लो एक टाइपराइटर है उसको नहीं दिखाया गया था, आप दिखा दिया तो उसको क्रेडिट में दिखाओगे, उसकी एंट्री हो जाएगी अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, उसके बाद अलिखित संपत्तियों के विक्रय पर अगर कोई एसेट बेच दी जाती है तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, उसको यहाँ दिखाएंगे, उसको बेचने से यहाँ लिखेंगे कैश, तो एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अलिखित दायित्वों को लिखने पर अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है उसको डेबिट में लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, उसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। और अलिखित दायित्वों का भुगतान करने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर पेमेंट करेंगे तो टू कैश रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री हो जाएगी। अब देखो इस साइड का टोटल करा, अगर ये ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, उसको यहाँ लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो लॉस हो जाएगा, उसको लिखोगे बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान रखना। अब हमें इसी चीज़ को ध्यान रख के हमें एंट्री कर देंगे।
डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट में टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए एसेट बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी बाय डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बाय अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बढ़ जाती है इंक्रीज और यहाँ हो जाएगा डिक्रीज। अगर ये साइड ज़्यादा है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर ये साइड ज़्यादा है तो बाय लॉस हो जाएगा। तो इसको हम आधार मान के अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है।